बैठ जाइए, जल्दी हो। बैठिए जल्दी। चलिए, लाइव कर दिए। आ जाइए। जहां तक बतलाए थे आपको, वहां से आगे हम आगे जो हम लोगों को देखना है वह आपको लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे, नहीं आया जी, ओ हे देखिए कलर दूसरा, ब्लैक पे ब्लैक के चला रहे थे तो कहां से काम कर? बोले ना ऑफ करके ऑन करेगा तो काम करने लगेगा। चलिए, तो अभी जो चर्चा करेंगे हम आपके साथ, अभी जो चर्चा करेंगे हम आपके साथ, देखिए समझिएगा आप। हे, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे जब बताना शुरू कर दे, जब हम बोलना शुरू कर दे तो सब चीज को खत्म करके यहां पे सुनिए आप लोग, समझ गए? जल्दी आइए। मोछ दाढ़ी और बहुत बड़ा हो गया है, अब बना लेंगे। अब चलिए, तो समझिएगा, जिन टॉपिकों की चर्चा करेंगे अभी हम आपके साथ, देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लोकसभा, लोकसभा मतलब विधायिका, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। हम लोग विधायिका को पढ़ रहे हैं और विधायिका के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123। तो इन अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेदों को आपने पढ़ा है, जैसे कि आपने अनुच्छेद 79 को पढ़ा है, अनुच्छेद 80 को पढ़ा है, अनुच्छेद 81 को पढ़ा है, अनुच्छेद 89 को पढ़ा है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, इतना अनुच्छेद आपने पढ़ा है। इसके अलावे जो अन्य अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। अब हर अनुच्छेद तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अधिकतर अनुच्छेद महत्वपूर्ण ही है, तो इसलिए अधिकतर अनुच्छेद को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे सब अनुच्छेद को पढ़ने का, सबको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अभी जिन टॉपिकों की चर्चा हम आपके साथ सबसे पहले करेंगे, उन टॉपिकों को लिख देते हैं, फिर एक एक करके उन टॉपिकों की चर्चा कर लेंगे, फिर उसको याद करवा देंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या? तो आ जाइए। तो अभी जिन टॉपिकों की चर्चा करेंगे उसमें एक है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद संसद सदस्यों की अयोग्यता, संसद सदस्यों को कौन आधार पर अयोग्य बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद संसद की गणपूर्ति, गणपूर्ति यानी कोरम, इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद संसद के सत्र, संसद के सत्र, संसद के सत्र की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद संसद के सत्र के बाद जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और फिर इसके बाद जो है हम लोग संसदीय समिति, संसदीय समिति की चर्चा करेंगे। और फिर संसदीय समिति के बाद आगे बढ़ेंगे। पहले इन सभी टॉपिकों की चर्चा, संसदीय समिति, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद के सत्र, संसद की गणपूर्ति, संसद सदस्यों की अयोग्यता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। तो सबसे पहले इन तमाम टॉपिकों की चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। इन तमाम टॉपिकों की चर्चा हम आपके साथ करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर और भी थोड़ा सा बचेगा, जो अनुच्छेद बच जाएंगे उन अनुच्छेदों की चर्चा हम कर लेंगे। और फिर विधायिका खत्म हो जाएगा, और विधायिका खत्म हो जाएगा तब न्यायपालिका पर जाएंगे। देखिए, संघ का शासन खत्म हो जाता है ना, तो फिर हम ये मान करके चलते हैं पॉलिटी खत्म, हम मान करके चलते हैं। ऐसे संघ के शासन के बाद भी जो है बहुत कुछ पढ़ने को होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पॉलिटी खत्म। तो संघ का शासन आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन कल पक्का खत्म कर देंगे। और हम तो ये मान के चलेंगे कि मेरे तरफ से खत्म हो गया है, फिर उसके बाद आराम से पढ़ाते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य देखिए। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके कई सारे कार्य हैं। उनके जो कई सारे कार्य हैं, उन कार्यों में जो महत्वपूर्ण कार्य है उसकी चर्चा सिर्फ कर रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद आए हैं, पद आए हैं, पद का सृजन हुआ है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन हुआ है, पद का सृजन हुआ है, पद का सृजन हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपको लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, बल्कि उनका शपथ ग्रहण लोकसभा के सदस्य के तौर पर होता है, लोकसभा के सदस्य के तौर पर होता है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने से पहले एक बात तो आप जानते ही हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है।
तो लोकसभा के सदस्य के तौर पर ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं। कभी भी ये लोग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। काफी शानदार प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे पदाधिकारी हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शपथ ग्रहण नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इन लोगों का शपथ ग्रहण नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। ऐसे भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को माना जाता है, परंतु लोकसभा में भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगली बात, 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत लोकसभा के सदस्यों की योग्यता को अंतिम तौर पर निर्धारित करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। इसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर किसी विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष ने धन विधेयक कह दिया, अगर किसी विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष ने धन विधेयक कह दिया, तो वह विधेयक हर कंडीशन में धन विधेयक होगा। उसको काटने का अधिकार किसी को नहीं है, ना राष्ट्रपति को, ना सुप्रीम कोर्ट को, किसी को भी नहीं है। मतलब धन विधेयक को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। धन विधेयक को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगर उसने कह दिया तो वो विधेयक धन विधेयक ही होगा। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है, तब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष करता है, अगर वो भी नहीं होता है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, अगर वो भी नहीं होता है तो लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले बने पैनल के सदस्यों में से कोई भी एक वरिष्ठतम सदस्य उसकी अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों से हमने आपको अवगत करवाया। यहां पर अनुच्छेद 108 की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे और फिर से करेंगे, अभी तुरंत फिर से करेंगे। लेकिन उससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के जो कार्य हमने आपको बतलाए हैं उस चीज को हम आपको याद करवा देते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात, लोकसभा के अध्यक्ष पद का सृजन कब हुआ है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोकसभा के अध्यक्ष पद का सृजन कब हुआ है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता है? शपथ ग्रहण होता है? लोकसभा के अध्यक्ष किस तौर पर शपथ लेते? लोकसभा के सदस्य के तौर पर। लोकसभा के सदस्य के तौर पर। क्या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण होता है उसका? नहीं ना होता है, नहीं होता है। आगे,
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता? लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद अगर मान लिया जाए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर मान लिया जाए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, न लोकसभा का अध्यक्ष है ना लोकसभा का उपाध्यक्ष है, तब अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। और जब मान लिया जाए लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति नहीं है, तब लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले बने पैनल के सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम। क्लियर है ये बात? चलिए, लोकसभा में भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता को लेकर अंतिम तौर पर निर्णय कौन करता? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के बाद भी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बना रहता है। और लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती है। जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती है, तब तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। अर्थात लोकसभा के भंग होने के बाद भी लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे मान लिया जाए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, 17वीं लोकसभा अप्रैल 2024 में भंग हो गया और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव मई में हुआ और 18वीं लोकसभा का गठन जून में हुआ। गौर से सुनिएगा, 18वीं लोकसभा का गठन जून में हुआ। जून में जब 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, उस बैठक के ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अपने पद पर बने रहेंगे, भले 17वीं लोकसभा भंग अप्रैल 2024 में ही क्यों ना हो गई हो। एक बार फिर से इस बात को समझिए, जरूरी है। जैसे आज के डेट में परीक्षा थोड़ा डेप्थ में जाकर पूछता है, समझ गए? देखिए, वर्तमान में 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है, हां या ना? 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है, ठीक है। 17वीं लोकसभा मान लिया जाए अप्रैल 2024 में भंग हो गया। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव मई 2024 में हुआ और 18वीं लोकसभा का गठन जून 2024 में हुआ। तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने से अपने पद को नहीं छोड़ देते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली नहीं हो जाता है। अप्रैल 2024 में ही ओम बिरला अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगे, बल्कि जो 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक जून 2024 में हुई है, उसके ठीक पहले तक ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या बने रहते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा के भंग होने मात्र से लोकसभा के अध्यक्ष पद समाप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा, नई बात, लोकसभा के भंग होने से लोकसभा के अध्यक्ष पद खत्म हो जाते हैं, नहीं ना? लोकसभा के अध्यक्ष कब तक पद पर बने रहे? जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक आयोजित नहीं हो जाती। जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक आयोजित, क्लियर है ये बात? इसके बाद जब कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं ना, तो वह व्यक्ति लोकसभा में बैठे हर राजनीतिक पार्टी के लिए, हर लोकसभा सदस्य के लिए न्यूट्रल हो जाता है। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष यह चाहे अध्यक्ष बनने के बाद
अपनी पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे, वो त्याग पत्र दे सकता है। उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। मतलब ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए, बीजेपी से बिलोंग करते, बीजेपी से कोटा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। ओम बिरला यह चाहते हैं, ओम बिरला यह चाहते हैं कि भाजपा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे। एकदम दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। फिर से वे लोकसभा अध्यक्ष पद से हटेंगे, फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। ये है, ये प्रावधान है। लेकिन सामान्य तौर पर भारत में लोकसभा के अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं त्यागता है, परंतु संभवतः ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है, ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है, संभवतः है, संभवतः लगा रहे हैं मतलब है। ऐसे ही कहीं कहीं हम संभवतः या सामान्यतः शब्द का प्रयोग कर देते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है और कोई बात नहीं है, समझ गए। ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, और सच में है ब्रिटेन में, संभवतः नहीं, अब है, 100% है ब्रिटेन में, समझ गए। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा ये बात। तो अगर समझे हैं तो जवाब दीजिएगा, तो ठीक है। अगर भारत में लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देता है, तो क्या उस पर दल बदल कानून लागू होगा? नहीं, नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा। यही बात याद रखना, जो बात अभी हम पूछे हैं ना परीक्षा में, यही बात याद रखना है। अगर पूछेगा तो परीक्षा में यही पूछेगा, समझ गए। यही लोकसभा अध्यक्ष के कार्य से संबंधित बातें हुई, याद रखिएगा। अब यहां पर हम आपको अभी भी बताए हैं, जब हम सूची लिख रहे थे तो हम आपको बताए हैं कि जो हम लोग विधायिका पढ़ रहे हैं, विधायिका में हम लोग अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 तक पढ़ेंगे। तो इसी बीच में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108। जो अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 108 के विषय में हम लोग यहां पर देखते हैं, पढ़ लेते हैं, यहीं पर संबंधित है, यहां से पढ़ लेंगे, ठीक रहेगा। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अर्थात अंग्रेजी में ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन। देखिए, भारत के संविधान में ज्वाइंट सेशन संबंधी प्रावधान, भारत के संविधान में ज्वाइंट सेशन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है? देखिए, होता क्या है कि संसद का 2 सदन है, एगो लोकसभा है और एगो राज्यसभा है, एगो लोकसभा है और एगो राज्यसभा है। मान लिया जाए कोई विधेयक, मान लिया जाए कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया, और जब लोकसभा विधेयक को पारित कर देगा तो विधेयक जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में विधेयक गया, राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं किया, या राज्यसभा विधेयक में संशोधन किया, लेकिन उस संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं हुआ, या लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा गया, राज्यसभा उस विधेयक पर 6 माह तक कोई निर्णय नहीं दिया, 6 माह 6 मंथ 6 माह तक कोई निर्णय नहीं दिया,
तो इन सभी स्थितियों में यह मानी जाती है कि उस विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया। एक बार फिर से इस बात को हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि यह बात जल्दी दिमाग में जाता नहीं है और आपके दिमाग में जाना चाहिए। मान लिया जाए कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, वह विधेयक राज्यसभा में गया। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह उसे पारित कर सकता है, वह उसे पारित नहीं कर सकता, वह उसमें संशोधन कर सकता है, सब अधिकार है राज्यसभा को। अगर मान लिया जाए राज्यसभा पारित कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए राज्यसभा पारित नहीं किया, राज्यसभा ने विधेयक में संशोधन किया, उस संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं हो पाया, या राज्यसभा 6 माह तक कुछ भी नहीं निर्णय दिया, तो अगर राज्यसभा पारित नहीं किया, राज्यसभा ने संशोधन किया जिससे लोकसभा सहमत नहीं हुआ, या 6 माह तक राज्यसभा ने कोई निर्णय नहीं दिया, इन तीनों स्थितियों में यह माना जाएगा कि उस विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया। और जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो इसी स्थिति में अनुच्छेद 108 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि भारत की राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन बुलाए, संयुक्त अधिवेशन बुलाए, ज्वाइंट सेशन बुलाए। और अनुच्छेद 108 के तहत फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा में। और लोकसभा के नियम के तहत ही संयुक्त अधिवेशन में सभी प्रकार की कार्यवाही होती है। लोकसभा के नियम के तहत ही संयुक्त अधिवेशन में सभी प्रकार की कार्यवाही होती है और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में ही बुलाया जाता भी है। तो लोकसभा के नियम कानून के तहत ही संयुक्त अधिवेशन में सब काम संपन्न होते हैं। और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को पारित साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। साधारण बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को पारित किया जाता है। आज तक भारतीय इतिहास में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं और आज तक जो भारतीय इतिहास में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं उसमें एक है दहेज, निरोधक अधिनियम 1961, फिर दूसरा है बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 को लेकर बुलाया गया है। और फिर आपको निवारक निरोध कानून पोटा, निवारक निरोध कानून पोटा 2002 को लेकर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। आज तक भारतीय इतिहास में यही 3 प्रावधान, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को लेकर, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 को लेकर और निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002, पोटा 2002 को लेकर जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। और ध्यान से याद रखेंगे कि सामान्य तौर पर जो संयुक्त अधिवेशन है, सामान्य तौर पर संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक को लेकर या साधारण विधेयक को लेकर बुलाया जाता है। साधारण विधेयक को लेकर, साधारण विधेयक को लेकर जो है मूल तौर पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। देखिए, एक साधारण विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इसमें से केवल साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ध्यान से आप इस बात को याद रखिएगा, धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ध्यान से इस बात को आप याद रखिएगा, समझ गए। धन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन विधेयकों को लेकर जो है संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इन विधेयकों को लेकर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। सामान्य तौर पर संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक को लेकर बुलाया जाता है। अब देखिएगा यहां पर जो दहेज निरोधक अधिनियम है, देखिए सामान्य तौर पर जब विवाह होता है तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष से डिमांड करता है। लड़का पक्ष का जैसा कैपेसिटी होता है, जैसा जॉब होता है लड़का का, अगर ग्रुप डी में है तो 5, 6, 7, 8 लाख, नौकरी के अनुसार अपना डिमांड करता है। लेकिन दहेज की अगर आप बात करेंगे, सुनिए ना, हल्ला काहे करते हैं, लीजिएगा ना, लेना होगा आप अपना लीजिएगा ना, ठीक है, हल्ला काहे करते हैं। लेकिन यही है, दहेज लेके विवाह कीजिएगा, लड़की वैल्यू देगी ना देगी, ठीक है, ना देगी, ना देगी, ठीक है, सुनिए ना, है तो ठीक है, आप लोग तो हल्ला करते। दहेज की अगर आप बात करेंगे ना, दहेज, तो दहेज प्रथा सही प्रथा तो नहीं ही है, और भारत सरकार ने इस दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भारत सरकार के अनुकूल या भारत सरकार के अनुसार दहेज प्रथा प्रतिबंधित है। भारत सरकार के अनुसार दहेज प्रथा प्रतिबंधित है, दहेज प्रथा प्रतिबंधित है, दहेज प्रथा बंद है। दहेज प्रथा को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे समाज में दहेज प्रथा प्रचलित है। लोग इसको जो है ना सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखता है, यानी लगता है कि जो जितना ज्यादा दहेज लिया उसका स्टेटस उतना बड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दहेज लेके विवाह कीजिएगा, हम देखे हुए हैं, उसी आधार पे बोल रहे हैं हम दोनों, यानी जो दहेज लेकर विवाह किया उसको भी देखे हो, जो दहेज नहीं लेकर विवाह किया उसको भी देखे हुए हैं। अगर आप दहेज नहीं लेकर विवाह कीजिएगा ना तो जीवन भर ससुराल में देवता की तरह पूजे जाइएगा और हमेशा पत्नी के नजर में पति परमेश्वर बने रहिएगा। और अगर दहेज लेकर के विवाह कीजिएगा तो हम आपको बता रहे हैं, हम जहां रहते हैं उसके आसपास में है दोनों प्रकार के लोग हैं। जो दहेज लेकर के विवाह किया है उसको रूम साफ करना पड़ता है, बेला बेलना पड़ता है, बर्तन साफ करना पड़ता है, जबकि अच्छे पोस्ट पे है। विश्वास कीजिएगा, जज है, जज सिविल कोर्ट का जज है, सिविल कोर्ट का जज है। विश्वास कीजिएगा, अपनी पत्नी का कपड़ा धोता है, बर्तन धोता है। दहेज लिया है, अब कितना लिया वो सब छोड़िए, समझे, लेकिन लिया है एकदम भर के लिया, तो भर के लिया है तो बीबी सम्मान नहीं करती है। ये जो कहिए बीबी सम्मान करती ना, बीबी बैठती है, चाय ला के देता है बना करके, समझे, ये सिचुएशन है। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है। चलिए, है, शांत रहिए। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद आगे बढ़िए और यहीं पर थोड़ा सा और समझिए। देखिए, ये तो संयुक्त अधिवेशन के विषय में हुआ, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता, वो नहीं रहे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो नहीं रहे तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, बता चुके हैं ये बात। और यहां पर साधारण विधेयक से सब चीज होता है, लोकसभा के नियम कानून के तहत सब चीज होता है, याद रखिएगा ये सब बात। अब देखिएगा, मान लिया जाए कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया,
फिर विधेयक राज्यसभा में गया, राज्यसभा भी पारित कर दिया। अगर दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देता है, अगर दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देता है, तब फिर यह राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी दे दे, और अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है तो विधेयक कानून बन जाता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि वह विधेयक पर मंजूरी नहीं दे, चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयक पर मंजूरी नहीं देता है, सरकारी विधेयक पर मंजूरी देता है। और सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, जब राष्ट्रपति का वीटो संबंधी अधिकार बता रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि वो उसे अपने पास सुरक्षित रख ले, अर्थात राष्ट्रपति जे भी वीटो का प्रयोग कर ले, यह भी अधिकार होता है। और या राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। सब अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे दिया तो विधेयक कानून बन गया, अगर मंजूरी नहीं दिया कानून नहीं बना। और अगर राष्ट्रपति विधेयक पर मंजूरी नहीं देता है, पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देता है, या अपने पास सुरक्षित रख लेता है, इन सभी स्थिति में माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग कर लिया है। और राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 111 में है। और अनुच्छेद 111 की बात करें तो राष्ट्रपति को पढ़ाते हुए अनुच्छेद 111 विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहां पर हम चर्चा आगे नहीं करने जा रहे हैं। क्लियर? तो दो और अनुच्छेद हम आपको क्लियर कर दिए, 79 से 123 के बीच में दो और अनुच्छेद हमने आपको क्लियर किया, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 111, 108 और 111। चलिए, क्लियर है इतना बात? जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य बतलाए तो याद करवा ना दिए, अब इसको भी याद कर लेते, क्या विचार? हाँ ना? आइए बताइए गुरुजी लोग, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में? 100। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में? 100। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया? कौन देश से? चलिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? भारत के। अच्छा, कब बुलाता है? जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए। जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, तो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं? जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन सामान्य तौर पर कौन विधेयक को लेकर बुलाया जाता है? साधारण विधेयक। साधारण। संयुक्त अधिवेशन सामान्य तौर पर कौन विधेयक को लेकर बुलाए? कौन विधेयक को लेकर? साधारण विधेयक। एक बात बताइए, कोई साधारण विधेयक है, एक सदन पारित कर दिया है, दूसरा सदन उसे अधिक से अधिक कितने माह तक रोक कर रख सकता? 6 माह। कितना माह? कोई साधारण विधेयक है, उसे एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा सदन उसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख? कितने दिनों तक? अच्छा, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कौन सदन में होता है? लोकसभा में। संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कौन सदन में होता है? लोकसभा में। उसमें जो कार्यवाही होती है किस सदन के अनुरूप होती है? लोकसभा। और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को कौन बहुमत से पारित किया? साधारण। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को कौन बहुमत से पारित? साधारण बहुमत। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता? लोकसभा का। अगर वो ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति, अगर वो भी ना हो तो। चलिए आगे बतलाइएगा, कौन कौन से विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक।
कौन कौन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? कौन कौन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक और अच्छा, अभी तक भारतीय इतिहास में कितना बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए? कितना बार? कितना बार? पहली बार कौन विधेयक? दूसरी बार? तीसरी बार? अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। क्लियर है ये बात? क्लियर ना? चलिए याद रख लीजिएगा। तो अब लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य तथा उससे संबंधित सब चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखना है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिए ना महाराज, नोट तो घर पे देते हैं पढ़ने के लिए, आपको नहीं बोल रहे हैं और सब लोग पलट रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, क्या मारेंगे मुझे थोड़े। चलिए तो आगे आइएगा, भगा दिए उसको ना, भाग गई। हम तो कुछ नहीं बोले, हम कुछ बोले हैं जी? हम तो कुछ नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कुछ? हम तो कुछ नहीं बोले। हाँ हाँ, रोते जा रही थी, उसमें हम क्या करें? मेरा कोई गलती थोड़े, मेरा कोई गलती ना। तो सॉल्यूशन करते क्लास के लास्ट में करते, हम सॉल्यूशन क्लास के लास्ट में ना करते। अभी क्लास हम थोड़े छोड़े हैं, तो बीच में नहीं जाना चाहिए। वो चली गई है, उसका अपना इच्छा है, हम तो कुछ बोले नहीं है कि वो रोएगी, ठीक है? अब रो रही है तो वो जाने, उसका काम जाने, समझे? चलिए, हाँ दोनों रोली, बात तो बराबर हो गया, सही है बोल रहे हैं आप। चलिए आगे आइए अब। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, समझिएगा आप, लोकसभा में विपक्ष का नेता। देखिए लोकसभा के 543 सीट, लोकसभा के 543 सीट के लिए चुनाव होता है। उस चुनाव में जिस भी पार्टी या गठबंधन को 50% से अधिक सीट प्राप्त होता है, वह पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है या बनाती है। 543 का 50% प्लस 1 यानी 272 या 272 से अधिक। तो 543 सीट में से जिस भी पार्टी या गठबंधन को 272 या उससे अधिक सीट प्राप्त होता है, वो सरकार बनाती है, अर्थात वो सत्ता पक्ष वाली पार्टी, सत्ता पक्ष वाला गठबंधन कहलाता है। जो पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता पक्ष के अलावा या सत्ताधारी दल के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी जिसे लोकसभा के चुनाव में कुल लोकसभा के सीट के 10% या 1/10 भाग सीट प्राप्त होता है, उस पार्टी को लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है और उसी पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। देखिए क्या बोले हैं हम आपको ये बोले हैं, सत्ता पार्टी के अलावे, सत्ताधारी दल के अलावे या सत्ता पक्ष के अलावे, सत्ता पक्ष के अलावे अगर किसी पार्टी को, सत्ता पक्ष के अलावे, गौर कीजिएगा, सत्ता पक्ष के अलावे अगर किसी पार्टी को, अगर किसी पार्टी को लोकसभा के कुल सीट के 10% या 1/10 भाग सीट प्राप्त होता है, तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा लोकसभा में दिया जाता है और उस पार्टी के किसी नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। तो लोकसभा में कुल सीट है 543, 543 का 10% या 1/10 भाग निकालिएगा तो 54.3 यानी 55।
55। यानी सत्ताधारी दल के अलावा अगर कोई राजनीतिक पार्टी है उसको लोकसभा के चुनाव में 55 सीट या उससे ज्यादा सीट प्राप्त होता है तो उसी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है और उसी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। अब मान लिया जाए एक से अधिक राजनीतिक पार्टी है जिसको 55 या उससे अधिक सीट प्राप्त है, तो इस कंडीशन में यह देखा जाता है कि जिस पार्टी को ज्यादा सीट है उसको दिया जाता है विपक्षी पार्टी का दर्जा। मान लिया जाए कि कांग्रेस को 65 सीट है, तृणमूल कांग्रेस को 72 सीट है, सपा को 75 सीट है, तो इस कंडीशन में समाजवादी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगर एक से अधिक पार्टी इस कंडीशन को फुलफिल करता है तब किस पार्टी को राजनीतिक दर्जा दिया जाएगा, तब किस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो अगर एक से पार्टी इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा जिस पार्टी के पास अधिकतम सीट है, जिस पार्टी के पास अधिकतम सीट है, अधिकतम सीट है। लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को स्वीकृति वर्ष 1969 ईस्वी में दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को स्वीकृति वर्ष 1969 ईस्वी में दिया गया है और लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता बने हैं राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह और राम सुभग सिंह वर्ष 1969 में जो है आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। आपके बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन बने हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता बने हैं राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह, याद रखिएगा आप इस बात को। और वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। एक कैबिनेट मंत्री को जो भी सुख सुविधा मिलता है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी मिलता है। मतलब राजनाथ सिंह को जो सुख सुविधा मिलेगा वही सुख सुविधा अधीर रंजन चौधरी को भी मिलेगा। तो यहां पर यह बात परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने वाला है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को किसके समान दर्जा दिया गया है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया। किसके समान? कैबिनेट मंत्री के समान। तो ये सब बात भी आप याद रख लीजिएगा। आइए याद करते हुए जा रहे हैं, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। क्या विचार? हाँ तो बताइए गुरुजी लोग। लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा किस पार्टी को दिया जाता? जो लोकसभा के कुल सीट का 10% या 1/10 भाग सीट प्राप्त करता। लोकसभा में किसी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? असंख्या के दृष्टिकोण से। अगर एक से अधिक पार्टी इस कंडीशन को फुलफिल करता तब किस पार्टी को दिया? जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा सीट प्राप्त होता है उसी को ना। इसके बाद विपक्षी लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को स्वीकृति कब दिया गया? 1900। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता, वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी। अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के नेता को किसके समान दर्जा दिया? कैबिनेट। लोकसभा में विपक्ष के नेता को किसके समान दर्जा दिया? कैबिनेट। क्लियर। चलिए, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता भी खत्म। आगे है संसद सदस्यों की अयोग्यता। यानी कोई भी संसद सदस्य को कब अयोग्य घोषित किया जाता है। कोई भी संसद सदस्य को मतलब कोई भी लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य को कब अयोग्य घोषित किया जाता है, कब अयोग्य घोषित किया जाता है, यह बात है। इसको हम लोग समझते हैं। चलिए आइए गौर से सुनते हैं, समझते हैं गुरुजी लोग। आइएगा, देखिए
संसद सदस्यों की अयोग्यता। संसद सदस्य कब अयोग्य होते हैं, कब निरहर होते हैं, कब अयोग्य होते हैं, कब डिस्क्वालीफाई होते हैं, मतलब कब उसकी लोकसभा सदस्यता चली जाती है, कब उसकी राज्यसभा सदस्यता चली जाती है। जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी, तो क्यों चली गई थी, यही सब चीज हमें यहां पर समझना है। देखिए संसद सदस्य कब कब या किस किस स्थिति में अयोग्य घोषित होते हैं। पहला, अगर किसी संसद सदस्य ने भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो या किसी भी कारणवश वह भारत का नागरिक नहीं रह गया हो। देखिए भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं सब पर आसीन भारत के नागरिक ही हो सकते। लोकसभा का सदस्य बनना है भारत के नागरिक बनेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनना है भारत के नागरिक बनेंगे, राष्ट्रपति बनना है भारत के नागरिक बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनना है भारत के नागरिक बनेंगे, भारत के नागरिक बनेंगे। तो पहला यह है कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य है या अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है, अगर कोई लोकसभा का सदस्य है या अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है, कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अगर भारत की नागरिकता खो देता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक ये है। दूसरा, अगर लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य पागल या दिवालिया हो जाता है, उस आधार पर भी वह अपनी लोकसभा की सदस्यता खो सकता है। पागल या दिवालिया हो जाता, उस आधार पर भी वह अपनी लोकसभा की सदस्यता खो सकता है। या तीसरा, अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बिना सदन के अध्यक्ष और सभापति को सूचना दिए लगातार 60 दिनों तक सदन से गायब रहता है, उस आधार पर भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो अगर कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य लगातार 60 दिनों तक 60 60 दिनों तक 60 को बहुत लोग 7 भी समझ लेता है, 7 भी समझ लेता है, इसलिए स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो इस आधार पर भी खत्म हो सकती है। इसके बाद अगर किसी लोकसभा सदस्य या किसी राज्यसभा सदस्य को भारत के किसी भी न्यायालय ने 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई हो तो उस आधार पर भी उसकी संसद सदस्यता जा सकती है। और इस बात को याद रखिएगा, हाल फिलहाल में राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता गई थी इसी आधार पर गई थी। देखिए हुआ क्या था, पूरा इस सिनेरियो को आप समझिए। देखिए राहुल गांधी शुरू में राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं थे, लेकिन उसको जो जानने वाले लोग हैं, उसको जो समझने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि राहुल गांधी जी को काफी अच्छे से पढ़े, गांधी जी के जीवन शैली को राहुल गांधी ने सीखा और धीरे धीरे गांधी जी के जीवन शैली को अपने जीवन में राहुल गांधी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उनको जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं। अब इसमें कितना सच्चाई हमको नहीं पता है, लेकिन जो न्यूज सब देखते हैं उस आधार पर हम आपको यह बात बोल रहे हैं। जो भी है छोड़िए, वो सच है असच है असत्य है उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिए और उस स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने कहा नीरव मोदी भारत का पैसा लेकर भाग गया, फिर एक और मोदी का नाम ललित मोदी भारत का पैसा लेकर भाग गया। ये सब बात कहते हुए राहुल गांधी ने यह कहा
सभी मोदी चोर है, ये बात बोले। और ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि सभी मोदी चोर है, इसी को आधार बनाते हुए गुजरात के बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर गुजरात के अधीनस्थ न्यायालय में केस किया। यानी राहुल गांधी ने जो यह बात बोला कि सभी मोदी चोर ही हैं, सभी मोदी चोर ही होते हैं, देखिए फलना मोदी है, चिल्ला मोदी है, उसी को आधार बनाते हुए गुजरात के बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया। वह केस उसी समय हो गया था 2019 में ही, और बाद में पूर्णेश मोदी केस वापस भी लेने को लेकर बात किए थे, लेकिन फिर राहुल गांधी श्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी, कौन अडानी, गौतम अडानी की अगर आप बात करेंगे ना, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तब तक गौतम अडानी विश्व में अधिक संपत्ति वाले लोगों के सूची में 600 से अधिक रैंक पर थे, 600 से अधिक रैंक पर थे। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी के रीजन में ऐसा मानना है कांग्रेसियों का कि मोदी जी के रीजन में गौतम अडानी का काफी ज्यादा विकास हुआ, और गौतम अडानी मोदी जी के रीजन में दूसरे स्थान पर आ गए पूरे विश्व में धनी लोगों में। जहां 600 से ज्यादा रैंकिंग था वहां दूसरे स्थान पर आ गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का मानना सच ही है कि हां, अडानी का विकास हुआ है मोदी जी के काल में। तो आखिरकार मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है? मोदी और अडानी के बीच रिश्ता को लेकर के राहुल गांधी लोकसभा में सवाल खड़ा किए, और उनके लोकसभा में दिए गए भाषण को पंच किया गया, मतलब काट लिया गया। जहां जहां अडानी शब्द का प्रयोग किया उसको हटा दिया गया, क्योंकि यह भाषण सदियों तक रहेगा। जब तक भारत की लोकसभा रहेगी तब तक रहेगा, समझ गए? तो लोग देखे नहीं, लोग जाने नहीं, बाद में लोग जो है, बाद में इतिहास मोदी जी को जो है, बाद में इतिहास मोदी जी को गलत तौर पर याद नहीं करे, इसी को लेकर के ये सब काम किया गया। तो राहुल गांधी जो ये भाषण दिए अडानी पर, और राहुल गांधी बेबाक होकर के, जैसे गांधी जी बेबाक होकर के अपनी बातों को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे, तो राहुल गांधी बेबाक होकर मोदी के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। अब मोदी जी भी राहुल गांधी से घबराने लगे हैं, सच यही है। क्योंकि राहुल गांधी ने अब रास्ता बड़ी शानदार चुना है, गांधी के रास्ता को चुना है, और गांधी जी तो अपने रास्ता पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिए। तो ये तो मोदी है। तो लोकसभा में काफी आक्रामक तरीका से अब राहुल गांधी अपनी बातों को रखते हैं। इस बात से मोदी सरकार घबराई हुई है, इसमें कोई सच नहीं है। तो इसी को लेकर जो है उस केस को फिर से रीओपन कर दिया गया, और फिर जानते हैं कोई भी भाषण को लेकर के, किसी सांसद को कोई भी भाषण को लेकर के, कोई भी चीज को लेकर के, जैसे हम ही कोई बात बोलते हैं, जैसे एक बार हम बोल दिए थे बाप बेटा वाला बात, केंद्र सरकार बिहार सरकार, तो उस सब मामला जो है थाना तक पहुंचा, समझे, थाना तक पहुंचा, लेकिन फिर थाना में मैनेज हो गया, इधर उधर हो गया। उसमें अधिक से अधिक 2 वर्ष का सजा हो सकता है, 2 वर्ष का सजा हो सकता है, 2 वर्ष जेल की सजा हो सकती है, अधिक से अधिक। और राहुल गांधी को अधिक से अधिक सजा सुनाया गया। मतलब अगर 2 वर्ष से 1 दिन भी कम का सजा होता है ना, तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। जानबूझकर कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली जाए,
जानबूझकर अधिकतम सजा राहुल गांधी को सुनाई गई और फिर उसी आधार पर उनकी सदस्यता चली गई। फिर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट में अपील किए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट भी बरकरार रखा। इतना खौफ है कि न्यायपालिका भी, समझ लीजिए, आगे बोलना सही ना है, न्यायपालिका के विषय में कुछ भी कमेंट करना सही नहीं। गुजरात हाई कोर्ट भी जो हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से पूछा कि आखिरकार आप इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा ही क्यों सुनाए, क्यों सुनाए। यह जवाब न गुजरात हाई कोर्ट दे सका, न सबऑर्डिनेट कोर्ट दे सका। और फिर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिया। कहा ना, यह तो गलत है कि अधिकतम सजा क्यों सुनाए हैं आप। और भी वाद विवाद हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसला पर रोक लगा दिया और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने को लेकर आदेश दिया और फिर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। तो अगर यह चीज वर्तमान सिनेरियो में रहा है, इसी वजह से इस बात को याद रखना जरूरी है, इसकी चर्चा करना जरूरी था। भले यह राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इससे भी आपको अवगत होना जरूरी था। इसी कारण हमने आपको अवगत कराया। तो इस आधार पर भी किसी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य की सदस्यता जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है कि अगर भारत के किसी भी न्यायालय ने उसे 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाई है। जैसे अनंत सिंह की विधायकी इसी आधार पर गई है, लालू यादव की लोकसभा सदस्यता इसी आधार पर गई है, इसी आधार पर गई है। तो यह आधार है। इसके बाद एक बात और आप जानिए, कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। या तो लोकसभा का सदस्य रह सकता है, या राज्यसभा का सदस्य रह सकता है, या राज्यसभा का सदस्य रह सकता है, या लोकसभा का सदस्य रह सकता है। दोनों में से कोई भी एक सदन की सदस्यता एक बार में आप ग्रहण कर सकते हैं। आप दोनों सदन की सदस्यता एक बार में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ा या लड़ी, लोकसभा का चुनाव जीत गया। इस कंडीशन में उसे दोनों में से किसी भी एक सदन में त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो यह माना जाता है कि पहले से वह व्यक्ति जिस सदन का सदस्य था वह खत्म हो गया, वह खत्म हो गया। नया में जिस सदन का सदस्य बना है वह उस सदन का सदस्य बना रहेगा। अगली बात, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और विधानसभा का चुनाव जीत जाता है, तो फिर उसे 14 दिन के भीतर दोनों जगह में से कोई एक जगह त्यागपत्र देना होगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। उसकी लोकसभा राज्यसभा की भी सदस्यता और विधानसभा की भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिक सब चीज खत्म हो जाएगा उसका। इसके बाद दल बदल, अगर कोई बीजेपी में है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस में चला गया, या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, बीजेपी में चला गया, तो इस आधार पर भी संसद सदस्यों की सदस्यता जा सकती है। ये तमाम आधार है जिन आधारों पर संसद सदस्यों की सदस्यता जा सकती है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है। जहां भी है नोट में वहां पढ़िए। तो यही है संसद सदस्यों की सदस्यता जाने के प्रावधान।
पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए गुरुजी लोग? आइए जवाब दीजिए तो बताइए गुरुजी लोग, बताइए। अगर मान लिया जाए कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य है, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता बनी रहेगी या समाप्त हो समाप्त ना हो जाएगी? चलिए, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, वो पागल या दिवालिया हो जाता है, तो उसकी संसद सदस्यता क्या होगी? समाप्त ना हो जाएगी। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताए, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बिना सभापति या अध्यक्ष को सूचना दिए हुए 60 दिन तक गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त ना हो जाए। तो बिना सदन के अध्यक्ष या सभापति को सूचना दिए हुए कितना दिनों तक गायब रहता है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। कितने दिनों तक? क्या कोई व्यक्ति एक ही बार में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन का सदस्य बन सकता? नहीं ना बन सकता, नहीं बन सकता है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, वह लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया, तो क्या माना जाएगा? उसके कौन सदन का सदस्यता खत्म? राज्यसभा यानी पहले से जो सदन का सदस्यता लिया हुआ था वो खत्म हो जाए। अगर मान लिया जाए कोई संसद सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है, तो कितने दिनों के भीतर उसे दोनों में से एक जगह त्याग पत्र देना, और नहीं तो फिर सब जगह की सदस्यता क्लियर ना है। और दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की सदस्यता जाती है, हाँ या ना? हाँ। आगे दल बदल एक चैप्टर ही है, दल बदल चैप्टर ही है। जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो दल बदल अधिनियम क्या है उसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, यहां पर दल बदल की चर्चा इसलिए नहीं किए हैं, आगे हम आपके साथ करेंगे। किस आधार पर दल बदल कानून लागू होता है और किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका खत्म हो गया। चलिए, आगे है संसद की गणपूर्ति। आगे है संसद की गणपूर्ति यानी संसद का कोरम। संसद का कोरम, गणपूर्ति का अंग्रेजी होता है कोरम। क्या होता है? कोरम। संसद का गणपूर्ति मतलब लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति। लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति। देखिए, समझिएगा हीरो सब समझिए। और यहां से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रश्न आया भी है। कोरम क्या होता है? कोरम हिंदी में गणपूर्ति। किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है। किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है, उसे ही कोरम कहा जाता है। लोकसभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 भाग। राज्यसभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 भाग। लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 10% या 1/10 भाग निकालिएगा तो 54.3 यानी 55। लोकसभा में 543 में से कम 55 को सदस्य मौजूद होना चाहिए।
लोकसभा में 543 में से कम 55 गो सदस्य मौजूद होना चाहिए। जब 55 गो सदस्य मौजूद होगा तब ही लोकसभा में काम की शुरुआत होगी। अगर 55 सदस्य मौजूद नहीं होगा तो लोकसभा में काम की शुरुआत नहीं होगी और इस स्थिति में लोकसभा के कार्य को स्थगित अर्थात लोकसभा के कार्य को रोकने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में काम नहीं होगा। अगर कोरम की अनुपस्थिति में काम होता है तो वह काम मान्य नहीं होता है, उस काम का कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसके बाद आगे है राज्यसभा। राज्यसभा में सब लोग जानते हैं 245 सीट है। 245 का 1/10 भाग निकालिएगा 24.5 यानी 25। राज्यसभा का कोरम होता है 25। राज्यसभा में कम से कम 245 में से 25 सदस्य मौजूद होना चाहिए। अगर 245 में से 25 सदस्य मौजूद होता है तभी राज्यसभा काम करना शुरू करता है, नहीं तो राज्यसभा काम करना शुरू नहीं करता है। कोरम की अनुपस्थिति में अगर कोई काम होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है? यही लोकसभा राज्यसभा का कोरम है। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में तो लोकसभा और राज्यसभा के कोरम या संसद सदस्यों के कोरम के विषय में जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 100 से। अनुच्छेद 100 से एक और अनुच्छेद क्लियर हो गया। तो बताइए, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम उसके कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत? 10% या 1/10। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कितना होता है? 10% या 1/10। अच्छा, लोकसभा का कोरम कितना? राज्यसभा का कोरम? राज्यसभा का कोरम आपके बिहार दरोगा परीक्षा में यही पूछा गया, 55 और 25 उत्तर होता। तो लोकसभा का कोरम कितना? राज्यसभा का कोरम? राज्यसभा का कोरम क्लियर है? ये बात समझ गए। और अगर कोरम की अनुपस्थिति में काम होता है तो काम का वैल्यू होगा जी। अगर कोरम की अनुपस्थिति होती है तो लोकसभा को स्थगित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा को स्थगित कौन? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति। क्लियर है ये बात? चलिए आगे है संसद के सत्र। आगे है संसद के सत्र। संसद के सत्र देखिए, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा राज्यसभा हमेशा चलते नहीं रहता है। लोकसभा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा हमेशा चलते नहीं रहता है, बल्कि निश्चित समय अवधि में लोकसभा राज्यसभा चलता है। अगर सालों भर लोकसभा राज्यसभा चलेगा तो फिर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सालों भर तो संसदीय भवन में बैठे रहेंगे। और फिर अपने क्षेत्र का दौरा कब करेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से कब मिलेंगे? क्षेत्र की समस्या को जानेंगे कैसे? अगर क्षेत्र में आएंगे नहीं, क्षेत्र की जनता से मिलेंगे नहीं, तो क्षेत्र की समस्या से अवगत हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो क्षेत्र की समस्या से अवगत होना जरूरी है, क्षेत्र की जनता से मुलाकात करना जरूरी है। इसलिए यह तय किया गया कि सालों भर संसद का सत्र आयोजित नहीं होगा। सालों भर संसद का सत्र आयोजित नहीं होगा। और संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 1 वर्ष में संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल भी नहीं होना चाहिए। अर्थात संवैधानिक प्रावधान के तहत 1 वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। लेकिन 1 वर्ष में भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। तो होना चाहिए और होते हैं। आपको नौकरी होना चाहिए और आपको हो गया, दोनों अलग अलग बात है। होने चाहिए,
आप मेहनत कर रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं तो होने चाहिए, और हो गया। दोनों एक बात नहीं ना, दोनों अलग अलग है ना। तो वही संवैधानिक प्रावधान यह कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 माह का समय अंतराल होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में कम से कम संसद का 2 सत्र होना चाहिए। लेकिन भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत 1 वर्ष में संसद के कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र? कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं 1 वर्ष में। 3 सत्र होते हैं 1 वर्ष में, याद रखिएगा। तो यहां पर एक बात परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक समय अंतराल कितने माह? कितने माह का? कितने माह का? यह बात परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बाद बाकी बात नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे संसद के जो 3 सत्र होते हैं, संसद के जो 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीत सत्र। तीसरा होता है शीत सत्र। तो एक होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीत सत्र। वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र होता है। वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र होता है, और यह सबसे बड़ा सत्र होता है। वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र होता है, और यह सबसे बड़ा सत्र होता है। यह सबसे बड़ा सत्र होता है। फिर यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है, कभी जून तक भी चलता है। फरवरी से मई के बीच मुख्य तौर पर चलता है, और इस सत्र के दौरान ही भारत में बजट पारित होता है। बजट पारित होता है। बजट क्या है आगे इसकी चर्चा करेंगे। बजट के कितने चरण होते हैं उसकी भी चर्चा आगे करेंगे, और नोट में 2023 के बजट से संबंधित मुख्य तथ्य भी दिया हुआ है, तो उसकी भी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। कोई इसको मार रहा है क्या? इस पे मार रहा है? नहीं, वो तो बाहर फूट रहा है, वो तो हम जाने, हमको लगा इस पे मार रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे आइएगा। बजट सत्र साल का प्रथम सत्र होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। इस सत्र के दौरान ही बजट पारित होते हैं। इसके बाद आगे है मानसून सत्र। जुलाई अगस्त के माह में मानसून सत्र आयोजित होता है। फिर शीत सत्र, यह साल का अंतिम सत्र होता है। नवंबर दिसंबर के माह में शीत सत्र आयोजित होता है। याद रखना कोई जरूरी नहीं है, नहीं पूछता है, समझ गए? फिर भी है तो पूछ, है तो जान लेते हैं। अब समझिएगा, यहां पर देखिए, जैसे बचपन में आप स्कूल जाते होंगे, निश्चित तौर पर जाते होंगे, तो स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होता होगा, शाम में 4 बजे तक चलता होगा। सुबह 10 से शाम 4, बीच में 1 से 2 के बीच में टिफिन होता होगा। ये बात समझ रहे हैं? 10 से 4 स्कूल चलता, बीच में 1 बजे से 2 बजे तक टिफिन होता है। तो जो भारतीय संसदीय परंपरा है, भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत जब बजट सत्र, मानसून सत्र या शीत सत्र चल रहा होता है, तो संसद में काम की शुरुआत दिन के 11 बजे से होती है और शाम के 6 बजे तक काम चलता है। दिन के 11 बजे से संसद में काम की शुरुआत होती है और शाम के 6 बजे तक संसद में काम चलता है। बीच में 1 से 2 टिफिन होता है, 1 से 2 टिफिन होता है, समझ गए? होता है, सच में होता है, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। और खाने के लिए बहुत जबरदस्त व्यवस्था रहता है, और सस्ता भी,
सस्ता भी। मतलब आप मान के चलिए ना 15-20 रुपया में संसद भवन में 7 स्टार होटल वाला खाना खा लीजिएगा 15-20 रुपया में, समझे। बाहर में तो 15-20 रुपया में एगो चाय एगो सुट्टा, मुश्किल से हमको लगता है चाय सुट्टा 5 मिनट चलता होगा। 5 मिनट, 5 मिनट ना चलता है। देखिए कोई नहीं बोल रहा है, शरीफ बनते हैं ना। अच्छा 10 मिनट कहां से चलेगा महाराज तोरी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल रहे हैं तो अनुभव है। जानते हैं सीनियर सब रेगिंग लेता था, मेरा भी रेगिंग हुआ है। पहला रेगिंग यही हुआ था, सिगरेटे पिलाया, समझे। पिए थे, पिए थे, अरे सच में पिए थे जी, ठीक है, पिलाया था। ये हुआ कि जानते अगर 4 साल हम इंजीनियरिंग कॉलेज में रह जाते, महागंजेड़ी, महाभंगेड़ी, महादारूबाज, महासिगरेटबाज सब चीज हो जाते। हमारा जो भी दोस्त रहा 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में महागंजेड़ी भंगेड़ी दारूबाज है, समझिए। अभी आता है तो हमसे मांगता है ये सब चीज, समझिएगा। तो साल भर में बहुत गलत चीज नहीं किए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गलत किए हैं, समझ गए। जैसे चाय सिगरेट पीने लगे थे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं पिए, मुश्किल से हमको लगता है महीना 2 महीना। उसके बाद बीमार ही रहने लगे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ था, हम बीमार ही रहने लगे थे, बीमार बहुत ज्यादा रहने लगे थे, मतलब स्वस्थ रहते ही नहीं थे। एक छोड़ने का कारण यह भी था, समझ गए। तो आगे आइए। अरे गांधी जी भी अपने जीवन में सब चीज किए थे, समझे। तो हम किए तो कौन बड़का बात होगी। गांजा हो जाने। एगो मेरा दोस्त आया हुआ था, हम क्लास ले रहे थे तो बिट्टू सर से मिला, शाम के टाइम में आया हुआ था। टिंकू नाम था उसका, टिंकू, और पटने का है, उधर बोर्डिंग रोड साइड का है, समझे। बाप पैसा वाला है, बीआईटी मेसरा कॉलेज में पढ़ रहा था, तो आप अनुमान लगाइए बाप पैसा वाला ही होगा, क्योंकि बहुत महंगा कॉलेज था उस टाइम का। टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज में से एक था बीआईटी मेसरा, समझ गया। अब क्या है अब तो पता नहीं है, लेकिन उस टाइम का बात हम बता रहे हैं। तो आया शाम के टाइम में, 7 से 9 बैच हम ले रहे थे, लगता 8 बजे के आसपास आया हुआ था। बिट्टू सर फ्री थे और केबिन में ही बैठे हुए थे। दिखाया हम इनके दोस्त हैं, और बिट्टू सर से डिमांड कर दिया कि हमको जो है, तो बिट्टू सर बोले हमको तो ये सब मालूम ना है, बिहार में तो बंद है। बिट्टू सर बोले कि सर से मुलाकात कर लीजिएगा आप अपना, समझे, हम जा रहे हैं। वो डिमांडे इतना करने लगा, बिट्टू सर छोड़ के भागे, समझे। तो अभी भी कभी कभी फोन करता है, तो अभी भी छठ में फोन किया हुआ था। तो खैर देखिए, जो गलत लोग हैं, मेरा अपना मानना है कि देखिए हम शुरुआती पीरियड में जो है महागंजेरी भंगेरी दारूबाज के साथ रहे, लेकिन नहीं सीखे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है थोड़ा सा गलत लत लग गया था, लेकिन इस बार भी चाहते थे कि गलत लत नहीं लगे। 21 साल में हमको दूर कर दिया, समझ गए। तो है ऐसा कि बहुत कुछ करता है, क्या बताएं अब। चलिए आगे आइए अब। तो आगे आइए। हाँ, 11 से 6 और 11 बजे जब संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है ना, 11 बजे जब संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है, तो राष्ट्रगान जनगण मन से होता है, राष्ट्रगान जनगण मन से होता है। और जब शाम के 6 बजे समाप्त होता है, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम से समाप्त होता है।
लेकिन फिर भी देखिए संसद में ये सब होता है, लेकिन फिर भी किसी लोकसभा राज्यसभा सदस्य को कहिए जनगण मन गाने के लिए पूरा नहीं गा पाएगा, नहीं गा पाएगा, जबकि हमेशा होता है इसमें। इसके बाद अब आगे समझिएगा कि इसमें 11 से 12 ये जो समय होता है, ये प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता, प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता है। कोविड के पहले तक ये परंपरा था, कोविड के बाद 12 से 1 में प्रश्न काल होने लगा, या 1 से 2 में, जब मन हुआ तब करने लगा। लेकिन सामान्य तौर पर जो परंपरा थी वह परंपरा यह थी कि 11 से 12 बजे का जो काल होता है वह आपको प्रश्न काल होता है। 11 से 12 बजे का जो काल होता है वह प्रश्न काल होता है। प्रश्न काल में पहले से निर्धारित प्रश्न संसद सदस्यों के द्वारा पूछे जाते हैं, और जिस विभाग से संबंधित प्रश्न होता है उस विभाग के मंत्री, जिस विभाग से संबंधित प्रश्न होता है उस विभाग के मंत्री, उस विभाग के मंत्री उस प्रश्न का जवाब देते हैं। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न देखिए, तारांकित प्रश्न उस प्रश्न को कहा जाता है जिसका जवाब मौखिक देना होता है, मौखिक देना होता है। मतलब राहुल गांधी यह चाहते हैं कि मणिपुर में जो घटना हो रही है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी चाहते हैं कि घटना क्यों हो रही है, और राहुल गांधी यह चाहते हैं कि अमित शाह इसका जवाब मौखिक दे, मौखिक दे। तो वो तारांकित प्रश्न हो जाएगा, वो तारांकित प्रश्न हो जाएगा, तारांकित प्रश्न हो जाएगा। और तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक देना होता है, और जब जवाब मौखिक देना होता है तो इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते। मतलब राहुल गांधी अमित शाह से मणिपुर पर प्रश्न पूछे, अमित शाह मणिपुर पर जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी अमित शाह के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो तुरंत राहुल गांधी उठ करके पूछेंगे कि नहीं, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका निदान क्या है, कब तक निदान सरकार करेगा, इस प्रकार की घटना कब तक रुकेगी। मतलब अगर आप मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना जी, कुछ ना कुछ कारण होगा उसका। आपके मन में एक दूसरा प्रश्न आएगा उसी चीज को लेकर, उसी मुद्दा को लेकर, तो आपके मन में जो दूसरा प्रश्न उसी मुद्दा को लेकर आ रहा है वो प्रश्न आप तुरंत पूछ सकते हैं उठ करके, उसे ही पूरक प्रश्न कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ ना? जैसे मान लिया जाए हम आपको बोले महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप इतना सुने। जैसे नहीं, इसको ऐसे समझे, जैसे ये लड़का हमसे पूछा महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो हम इसको बोले कि महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सुना, इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तभी फिर से पूछ रहा है महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है, तो फिर हम बतलाएंगे कि महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जितने सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं उतने सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये जो ये पूछ रहा है कि महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो हम जवाब दिए अर्ध न्यायिक, लेकिन ये फिर से पूछ रहा है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है, कैसे कह सकते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये पूरक प्रश्न हो गया। अब समझे? अब तो समझ ही गए हूं, अब नहीं समझे हैं तो कोई उपाय ना है। तो
तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक देना होता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न, इसका जवाब लिखित देना होता है। अतारांकित प्रश्न, इसका जवाब क्या देना होता है? लिखित। इसका जवाब लिखित देना होता है, लिखित। और इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अब मान लिया जाए कि राहुल गांधी यह चाहते हैं कि मणिपुर पर गृह मंत्री उनको लिखित जवाब दे। अब क्वेश्चन राहुल गांधी गृह मंत्री को भेज देंगे। गृह मंत्री जब लिखेंगे, लोकसभा में बैठकर लिखेंगे कि अपना ऑफिस में बैठकर लिखेंगे, और जब अपना ऑफिस में बैठकर लिखेंगे तो राहुल गांधी थोड़े रहेगा उस समय, तो पूरक प्रश्न कैसे पूछेगा? तो जो अतारांकित प्रश्न होता है उस प्रश्न को कहा जाता है जिसका जवाब लिखित देना होता है। इसको लेकर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इसको लेकर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, 10 दिन से भी कम समय, 10 दिन से भी कम समय में सूचना देकर किसी लोक महत्व के मुद्दा को लेकर जो संसद में प्रश्न उठाया जाता है उसी को अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। देखिए, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो पहले सूचना देना रहता है, पहले सूचना देना रहता है। अगर प्रश्न पूछना, अगर राहुल गांधी मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना रहता है कि हम प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष टाइम देते हैं और गृह मंत्री को कहते हैं कि इस समय में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, आप उपस्थित रहिए, और तब जाकर के सब चीज निर्धारित होता है। ऐसे एज इट इज नहीं, राहुल गांधी सो करके उठ के आए, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, पूछ दिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे नहीं होता है, समझे? एक प्रोसेस है। क्लियर? तो वही 10 दिन से भी कम समय में सूचना देकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। तो प्रश्न काल के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न काल सामान्य तौर पर कोविड से पहले 11 से 12। प्रश्न काल के ठीक बाद का जो काल होता है वो शून्य काल होता है। प्रश्न काल के ठीक बाद का जो काल होता है वो क्या होता है? शून्य काल। और शून्य काल की अगर आप बात करेंगे, 0 आवर अंग्रेजी में 12 से 1 का जो समय होता है यही शून्य काल होता है। इस समय क्या होता है जानते हैं? घंटा के जगह पर 00 लिखा हुआ होता है, और मिनट के जगह पर 01, 02, 03, 05, 059 तक, फिर 1 बज जाता है। जब 12 से 1 बजे का जो समय होता है, 12 से 1 बजे का जो समय होता है ऐसे ऐसे होता है, 0001, 0002, फिर ऑनवर्ड 0059 और फिर 1, ऐसे हो जाता है। तो 12 बजे से 1 बजे के समय का काल शून्य काल कहलाता है। इसे शून्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय घंटा के स्थान पर 00 लिखा रहता है, घंटा के स्थान पर 00 लिखा रहता है। और इस काल को शून्य काल नाम भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया है। भारतीय मीडिया ने वर्ष 1962 में इसे शून्यकाल नाम दिया, और इस काल को जो शून्यकाल नाम दिया गया है, यह संसदीय परंपरा में भारत की देन मानी जाती है। संसदीय परंपरा में भारत की देन मानी जाती है। देखिए, भारत का क्या देन है? देन भी है तो क्या है? शून्यकाल नामकरण करना, यह संसदीय परंपरा में भारत की देन है। और प्रश्न पूछा जाता है कि संसदीय परंपरा में भारत की देन क्या है, तो भारत की देन है शून्यकाल को शून्यकाल नामकरण किया जाना। समझ गए? तो यह संसद सत्र के विषय में हुआ। याद करते हुए ही जा रहे हैं क्या? याद करते हुए ना जा रहे हैं? तो इसको भी याद कर लेते हैं। तो संसद का सत्र इस प्रकार से आपका समाप्त हुआ। आगे है विधि निर्माण की प्रक्रिया। आगे विधि निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। मारेंगे चप्पल से, मुंह तोड़ देंगे। पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए याद करते। याद कहां तक कर लिए थे हीरो सब? गणपूर्ति तक तो याद कर लिए थे ना? चलिए बताइए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का समय अंतराल?
संवैधानिक परंपरा के अनुसार एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र, लेकिन होता कितना है? होता कितना है? कौन कौन सा सत्र? साल का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र, साल का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र। अच्छा एक बात बताइए, संसद में कार्यवाही की शुरुआत कब होती? समाप्त। समाप्त कार्यवाही की शुरुआत कौन चीज से होती? राष्ट्रगान जनगण, समाप्ति राष्ट्रगीत वंदे, और टिफिन का काल। प्रश्नकाल कब से कब तक? प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल। नामकरण किसके द्वारा किया? भारतीय मीडिया। भारतीय शून्यकाल नामकरण किसके द्वारा किया गया? और कौन ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब मौखिक देना होता? और किस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते? किसका जवाब लिखित देना होता? किस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? वैसे प्रश्न जिसे 10 दिन से भी कम समय में सूचना देकर पूछा जाता उसे क्या कहा जाता? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। चलिए आगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तब संसदीय समिति को देखेंगे। तो सबसे पहले विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा ठीक है, इसको समझ लीजिए तब छोड़ देंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया समझ लीजिए तब छोड़ देंगे। संसदीय समिति अगले क्लास में बता देंगे। एक क्लास और लगेगा, एक क्लास और, 2 से 2.5 घंटा, संसद खत्म। एक क्लास और लगेगा, 2 से 2.5 घंटा, संसद खत्म। और देखिए कल जो सुबह में क्लास होगा पॉलिटी का, सुबह में 10:30 बजे से पॉलिटी का क्लास शुरू होगा। 10 बजे शुरू होगा, हम 10 बजे बोल रहे हैं, तब हम 10:30 बजे आ जाएंगे, ठीक है। 10 बजे से सुबह में क्लास है पॉलिटी का। कल पहला क्लास सुबह में 10 से 12 होगा। और फिर शाम में अगर देखा जाए तो शाम में पॉलिटी का क्लास जो है, कल बैच रखे हैं, वो जो 2 से 5 नया बैच है, वो बैच भी हम रखे हुए हैं कल। उसमें टेस्ट भी होगा, समझिए पॉलिटी का टेस्ट भी होगा। नहीं उस बैच आप लोग का तो हो गया, मारेंगे सब दिन आप ही लोग के टेस्ट ले। अच्छा आप लोग का तो हो गया, हो ना गया? कोई नहीं आएगा उस टेस्ट में, ठीक है। उस बैच में टेस्ट रखे हैं पॉलिटी का, फिर उसके बाद बैच है। तो कल जो आपका पॉलिटी का क्लास होगा सुबह में 10 से 12 और शाम में 5 बजे से, काहे कि वो भी बैच रखे हैं। उस बैच में तो 2 दिन छुट्टी दे दिए थे, लेकिन जो है देखते हैं आगे, सुबह में बता देंगे। सुबह में 10 से 12 पॉलिटी में आइएगा ना, तो सुबह में बता देंगे शाम के विषय में, ठीक है। काहे कि ज्यादा आगे सोच नहीं रखना चाहिए। देखिए दिवाली और दशहरा सीख दिया है हमको भी और आपको भी, आप भी सीखिए। क्या सीख दिया है जानते हैं? विधि निर्माण की प्रक्रिया आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस सीख को समझिए, पहले इस सीख को सीखिए जीवन में। रूटीन, रूटीन, रूटीन को लेकर सीख दिया है। रूटीन देखिए, बहुत बच्चा देखते होंगे रूटीन बना लेता होगा। सुबह में 5 बजे उठेंगे, 1 घंटा में नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे। 6 से 7 हिस्ट्री, 7 से 8 ज्योग्राफी, 8 से 9 पॉलिटी, 9 से 10 नाश्ता करेंगे, 10 से 11 फिजिक्स, 11 से 12 बायोलॉजी। ये रूटीन अनसक्सेस है, ये रूटीन कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम दशहरा में दे दिए फलना बैच फलना बजे से फलना सब्जेक्ट, चिलना बैच चिलना बजे से चिलना सब्जेक्ट, और पूरा 10 दिन का दे दिए, 10 दिन का दे दिए। फुलफिल हो पाया? भले हम बीमार पड़ गए वो अलग बात है, लेकिन फुलफिल नहीं ना हो पाया, मतलब सफल होने से है। आप कितने भी बड़े मेहनती हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो समाज आपको इंटेलिजेंट और तेज नहीं मानेगा।
आपको नालायक निकम्मा मानेगा समाज। समझ गए? तो भले कारण कोई भी हो, आपका लक खराब हो, आपका तबीयत खराब हो गया हो परीक्षा के समय में, समाज वो सब थोड़े देखता है, नहीं देखता। समाज सिर्फ सफलता देखता है, दुनिया सिर्फ सफलता देखता है। तो कारण कुछ भी रहा हो, क्लास नहीं ना हुआ तो 10 दिन का रूटीन था, तो 10 दिन का रूटीन बनाए, असफल हुए, असफल हुए। लेकिन दिवाली में पर डे का न रूटीन दिए हैं, पर डे का लक्ष्य निर्धारित किया, आज ये करेंगे, वो हो जाता है तब बोलते हैं कल वो करेंगे, फिर कल हो गया तब बोले परसों वो करेंगे। हुआ या नहीं हुआ? तो दशहरा और दिवाली हमें तो अपने जीवन में यही सीख दिया है, कभी भी लॉन्ग टाइम को लेकर रूटीन नहीं बनाना है। रूटीन हमेशा एक दिन को लेकर बनाना है, पर डे को लेकर रूटीन बनाना। अरे महाराज आप विद्यार्थी हैं, क्या कीजिएगा? पर डे सुबह में उठ करके कम से कम 5 मिनट रूटीन बनाइए कि आज पढ़ना क्या है। इतना काम आप काहे न कर सकते हैं? वो भी काम तो हम ही करके दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, बस उसको तो करना है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एकदम नालायक निकम्मा बेहया। आगे भी बोले, आगे नहीं बोलेंगे, आगे तो समझ ही गए होंगे। चलिए, तो ये बात है। तो इस चीज से आप सीखिए। फाइनली बोल रहे हैं एक लाइन, फाइनली बोल रहे हैं एक लाइन। देखिए, 2 काम आप अपने जीवन में कीजिए। ये काम हम अपने जीवन में किए, हमको बहुत फायदा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 काम आप अपने जीवन में कीजिए। एक, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसके कम से कम 2 लाइन भी पर डे जरूर पढ़िए, 1 श्लोक भी पर डे जरूर पढ़िए, 1 पेज भी कम से कम पर डे जरूर पढ़िए। एक चीज ये, और दूसरा चीज, रूटीन पर डे बनाइए कि आज हमको क्या करना है। पर डे बनाइए, पर डे। और इस चीज को आप अपने जीवन में कीजिए। हम कहते हैं बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। देखिए, हम नकारात्मक लोग और नकारात्मक सोच पर गुस्सा करते हैं। पहले हम भी नकारात्मक थे, लेकिन जब से हम ये काम करना शुरू किए हैं कि गीता, रामायण, महाभारत को सामने में देख भी लेते हैं ना, मेरे टेबल पर रखा हुआ है, मेरे स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, गीता रखा हुआ है, उसको देख भी लेते हैं ना, तो एक सकारात्मक एनर्जी आ जाता है। पढ़ने के बाद तो और जबरदस्त, और अच्छा फील होता है। एक भी श्लोक पढ़ लेते हैं तो बहुत सकारात्मक हो जाते हैं। समझ गए? तो इससे हमने देखा है कि सकारात्मक चीज हो रहा है। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़िए, मुस्लिम है मुस्लिम धर्म ग्रंथ को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कभी भी कोई भी धर्म ग्रंथ गलत शिक्षा नहीं देता है। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, बाइबिल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ, एक सकारात्मक चीज आपके भीतर बढ़ता है। हम भी ये काम करने से पहले बहुत नकारात्मक थे, लेकिन जब से इस काम को हमने अपने जीवन में किया, सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का प्रसार हमारे जीवन में हो गया है। अब तो नकारात्मक चीज को देखते हैं, गुस्सा यहां से सीधे यहां आ जाता है। नकारात्मक बात सुनना ही नहीं चाहते, चाहे कुछ भी है। समझ गए? तो ये चीज कीजिए। जैसे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। बाद बाकी दिशा दिखाना मेरा काम है, करना या ना करना आपका काम है। करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। समझे? चलिए आगे आइए। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया। भाई सुनिए ना, कुछ नहीं है इसमें जी। 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म। 5 मिनट में आपको छुट्टी। संसदीय समिति आगे कल सुबह 10 बजे से पढ़ाएंगे।
समझ गए? 5 मिनट सुनिए सिर्फ। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि यानी कानून, विधि यानी कानून, कानून निर्माण की प्रक्रिया। क्या है कानून निर्माण की प्रक्रिया? क्या है कानून निर्माण की प्रक्रिया? देखिए, विधि यानी कानून, कानून होगा, कोई ना कोई चीज से संबंधित कानून होगा, कृषि से संबंधित कानून होगा, रक्षा से संबंधित कानून होगा, रेलवे से संबंधित कानून होगा, उद्योग से संबंधित कानून होगा, पशुपालन से संबंधित कानून होगा, राज्यों के निर्माण से संबंधित कानून होगा। तो कोई भी कानून बनेगा तो किसी न किसी विभाग से संबंधित जरूर होगा, निश्चित तौर पर होगा। अगर मान लिया जाए रक्षा से संबंधित कानून बनाना है तो उसको लेकर विधेयक तैयार रक्षा मंत्रालय करेगा। अगर रेलवे से संबंधित कानून बनाना है तो उसको लेकर विधेयक तैयार रेलवे मंत्रालय करेगा। अगर कपड़ा से संबंधित कानून बनाना है तो उसको लेकर विधेयक तैयार कपड़ा मंत्रालय करेगा। अगर राज्यों के निर्माण से संबंधित कानून बनाना है तो उसको लेकर विधेयक तैयार गृह मंत्रालय करेगा, गृह मंत्रालय करेगा। तो जिस विषय से संबंधित कानून होता है, जिस विषय से संबंधित कानून होता है, जिस विषय से संबंधित कानून होता है, उस विभाग के मंत्रालय के द्वारा, जिस विषय से संबंधित कानून होता है उस विभाग के मंत्रालय के द्वारा, उस विभाग के मंत्रालय के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है। विधेयक तैयार किए जाने के बाद संसद के सदनों में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है या राज्यसभा में रखा जाता है, दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक कौन सदन में रखा जाएगा यह विधेयक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, तो साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक है तो वो सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। तो विधेयक कौन सदन में रखा जाएगा यह विधेयक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, हम साधारण विधेयक को लेकर बात कर रहे हैं, साधारण विधेयक को लेकर चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जिस भी सदन में रखा जाना है उस सदन के सभापति या अध्यक्ष को 1 माह पहले सूचना देना होता है। अगर लोकसभा में रखना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को 1 माह पहले सूचना देना होगा। अगर लोकसभा में विधेयक को 31 दिसंबर को रखना है तो 31 दिसंबर से 1 माह पहले सूचना देना होगा कि हम लोकसभा में फलना तारीख को 31 दिसंबर को रखना चाह रहे हैं फलना विधेयक। तो 1 माह पूर्व सूचना देकर विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जिस भी सदन में रखा जाएगा उस सदन में विधेयक पर 3 वाचन होगा, 3 वाचन होगा। प्रथम वाचन में विधेयक का उद्देश्य बतलाया जाता है कि विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है, विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है, विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है, और विधेयक पर होने वाले खर्च बतलाए जाते हैं। और इतना के बाद विधेयक को भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। और जैसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया वैसे ही माना जाता है कि प्रथम वाचन पूरा हो गया। या फिर अगर मान लिया जाए विधेयक आया और सीधे भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया, गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो गया, तो यह माना जाएगा कि प्रथम वाचन पूरा हो गया। मतलब प्रथम वाचन पूर्ति तब माना जाएगा जब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में विधेयक पर वाद विवाद होता है, चर्चा परिचर्चा होता है। सत्ता पक्ष के लोग अपना पक्ष रखते हैं, विपक्ष के लोग अपना पक्ष रखते हैं। और इस द्वितीय वाचन के दौरान ही विधेयक में संशोधन भी होता है।
और द्वितीय वाचन के दौरान ही विधेयक की जांच भी होती है, विधेयक सही है या गलत। और विधेयक की जांच करने हेतु जो समिति गठित किए जाते हैं उसे प्रवर समिति कहा जाता है। प्रवर समिति दोनों सदनों का अलग अलग भी हो सकता है या दोनों सदनों का एक भी हो सकता है। और जब प्रवर समिति दोनों सदनों का एक होता है तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहा जाता है। संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है, 45, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर सौंपना होता है, 3 माह के भीतर सौंपना होता है। तो द्वितीय वाचन के दौरान वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा और इसी दौरान संशोधन होते हैं। इसी दौरान विधेयक की जांच हेतु प्रवर समिति का भी गठन किया जा सकता है। और जब द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है सब चीज हो करके, तब तृतीय वाचन होता है। और तृतीय वाचन में विधेयक पर मतदान होता है। मतदान के क्रम में जिस प्रकार के विधेयक है उस प्रकार के मतदान से पारित होते हैं। और जब तीनों वाचन पूरा हो जाता है, मतलब प्रथम वाचन में विधेयक को लाने का उद्देश्य विधेयक पर खर्च और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होना, द्वितीय वाचन में वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा और विधेयक में संशोधन तथा विधेयक की जांच प्रवर समिति द्वारा, तृतीय वाचन में मतदान। ये तीनों वाचन एक ही सदन में सबसे पहले होते हैं। और जिस भी सदन में ये तीनों वाचन हो जाते हैं उसके बाद वह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन को यह अधिकार होता है विधेयक को पारित कर दे या विधेयक को पारित नहीं करे, विधेयक में संशोधन करे या 6 माह तक रोक कर रखे। अगर दूसरा सदन पारित कर दिया तो ठीक है। दोनों सदन के पारित करने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति मंजूरी दे दिया। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे दिया तो वह विधेयक कानून बन गया, और अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं दिया तो विधेयक कानून नहीं बना। मतलब अगर विधि बनाना है तो विधि बनाने को लेकर सबसे पहले विधेयक लाया जाएगा, विधेयक संसद के सदनों में लाया जाएगा, संबंधित विभाग के मंत्रालय द्वारा लाया जाएगा। विधेयक जिस भी सदन में रखा जाएगा उसमें 3 वाचन होंगे। तीनों वाचन होने के बाद द्वितीय सदन में जाएगा, दूसरा सदन में भी 3 वाचन होगा। पारित करता है तब पर भी ठीक है, नहीं पारित करता है तब पर भी ठीक है। अगर पारित कर दिया तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति मंजूरी दे दिया तो विधेयक कानून बन गया, अदरवाइज विधेयक कानून नहीं बना। यह बात समझ गए? तो यह विधि निर्माण की प्रक्रिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया एक बार आप पढ़ लीजिए। संसद थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी आता है, क्या कीजिएगा। जहां से क्वेश्चन आता है वहां पर तो टाइम देना ही पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं। गुरुजी लोग पढ़ लिए? हाँ,
पढ़ लिए हो हीरो सब? और पढ़िएगा। आए और पढ़िएगा जी। नहीं, जो आप कहिएगा वही करेंगे हम। नहीं पढ़िएगा कितने लोग? लड़की लोग को सच में दिमाग कम होता है, मतलब अब दिमाग में बात नहीं जा रहा है। चलिए, लड़की लक्ष्मी होती है, कम मत होने के बावजूद भी आप ही लोग के पक्ष में हम मतदान कर रहे हैं। निर्णायक मत तो हम ही ना डाल सकते हैं, तो निर्णायक मत हम अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आए सुबह 8 बजे से याद करवा। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या याद करवा है? तो समझने वाला था विधि निर्माण की प्रक्रिया, उसमें याद क्या करवाएंगे? अरे गुरुजी लोग, गुरुजी लोग कल सुबह में आइए। कितने बजे? है छुट्टी कहां दी है? है चलिए, लड़की लोग निकलिए उधर से। है लड़का सब रुकिए, लड़की को निकल, लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़का लोग इधर से निकल, लड़की को निकलने दीजिए। इससे आगे मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।